ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है वो डेटा साइंस है। डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स जब हम डेटा की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये समझो कि स्टैटिस्टिक्स केवल उस डेटा को एनालाइज कर सकता है जो क्वांटिटेटिव टर्म में हो, है ना। ये दोनों टर्म हमने पहले भी पढ़ी हुई है, क्वांटिटेटिव टर्म और क्वालिटेटिव टर्म्स। क्वांटिटेटिव टर्म उसको कहते हैं जो न्यूमेरिकल टर्म्स होती हैं। नंबर्स में हम जब डेटा को देखते हैं तो उन्हें हम क्वांटिटेटिव टर्म्स बोलेंगे या ऐसे वेरिएबल्स बोलेंगे जो नंबर्स में है। क्वालिटेटिव डेटा अगर है तो क्या हम स्टैटिस्टिक्स के साथ उसको डील कर सकते हैं? क्वालिटेटिव डेटा को स्टैटिस्टिक्स सपोर्ट नहीं करेगा, हमें वहां नंबर्स चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं, हम असाइन कर सकते हैं नंबर्स। जैसे यूटिलिटी में भी पढ़ा था हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि हमने नंबर असाइन कर दिए थे, न्यूमेरिकल डेटा बना दिया था। जब तक नंबर नहीं होंगे कंपेयर और कंक्लूड नहीं कर सकते हम डेटा को। तो क्वालिटेटिव डेटा पे स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना है तो वहां भी हमें नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, तो असाइनमेंट कर दो। तो क्वांटिटेटिव डेटा को तो डायरेक्टली यूज कर लेंगे, क्वालिटेटिव डेटा को कन्वर्ट करके यूज कर लेंगे स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, तो सभी तरह का डेटा हम यूज कर पाएंगे, बस मैं इतना ही कंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने इस पे लिखा है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए तुम्हें मिल जाएगी, बुक्स में भी ये टर्म मिल जाएंगे। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म। क्वालिटेटिव की डेफिनेशन है, इट कांट बी एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म। एग्जाम्पल इंटेलिजेंस। फिर इनको हम स्टैटिस्टिक्स में कैसे लाएंगे? फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पस क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को हम असाइन करेंगे न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट्स। न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट्स जैसे रैंक असाइन कर दी, इंटेलिजेंस के लिए हम रैंक असाइन कर देंगे 1 2 3, और फिर इसके ऊपर आप सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह लगा सकते हो, है ना। तो कंक्लूसिवली क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट कौन सी कैटेगरी में आएंगे? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। मार्क्स तो नंबर्स में होंगे, तो ये हुआ क्वांटिटेटिव। क्या स्पेलिंग लिखी है मैंने? क्वांटिटेटिव। ओके, और ये होगा क्वालिटेटिव। आई होप बात समझ में आ गई। ठीक है, डेटा को लेके तो हमारी बात क्लियर है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को लेके हमको बात क्लियर करनी पड़ेगी। मीनिंग और डेफिनेशन क्या समझाते हैं? देखो, अलग अलग फिलोसोफर्स हुए स्टैटिस्टिक्स में भी, और कुछ लोगों ने ये कहा कि स्टैटिस्टिक्स एक डेटा साइंस है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन कैसे डेटा का होना चाहिए, उनका पूरा फोकस इस पे था कि डेटा का कलेक्ट करने पे फोकस करो, फिर उसको प्रेजेंट करने पे फोकस करो। तो बेसिकली उनका डेटा कलेक्शन पे एक तरफ फोकस था, ज्यादा से ज्यादा वो प्रेजेंट करते थे। दूसरे जो फिलोसोफर्स थे उनका कहना था नहीं नहीं, डेटा कलेक्ट और प्रेजेंट करने के बाद उस पर एनालिसिस मेन बात है। मतलब उस पर ऑपरेशनल चीजें अप्लाई करो, जैसे अपन एवरेज निकालते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। उनका रोल था कि डेटा मिलने के बाद उसके ऊपर जो प्रोसेस होती है वो स्टैटिस्टिक्स है। बेसिकली दोनों ही हिस्से हैं। कुछ लोग इसको डेटा कलेक्शन और डेटा के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं कि हम डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे, कुछ लोग इसको डेटा को एनालाइज करने पे फोकस ज्यादा करते हैं। तो सबकी बात अब मान लेते हैं हमको क्या दिक्कत है? सबकी बात मान लो। इस बेसिस पे दो डेफिनेशंस बन रही हैं। कुछ लोग प्लूरल सेंस में डेटा को दिखाते हैं, और प्लूरल सेंस का मतलब है कि डेटा जो है वो एग्रीगेट होना चाहिए, बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके लाओ। अकेला एक सिंगल डेटा पे क्या एनालिसिस करोगे? डेटा एग्रीगेट होना चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना चाहता हूं उनके मार्क्स के बेसिस पे, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए। अकेले स्टूडेंट का कोई फायदा नहीं है, उस पर मैं क्या एवरेज निकालूंगा, क्या मीडियन आएगा, है ना। हाइट को एनालाइज करना चाहता हूँ, मीडियन अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेरे को
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, तो डेटा कलेक्ट करके लेके आना पड़ेगा। और प्लूरल डेफिनेशन ये कहती है एग्रीगेट डेटा कलेक्ट करके लेके आना पड़ेगा। डेटा किस सोर्स से लेके आओ? ऑथेंटिकेट सोर्स से लेके आओ। रिलायबल होना चाहिए डेटा, एक्यूरेट ना हो चलेगा बट रिलायबल होना चाहिए, उस पर भरोसा किया जाना चाहिए, उसका सोर्स ऑथेंटिकेट होना चाहिए। ये हमारा ये जो डेफिनेशन है, या इस लाइन में खड़े हुए जो फिलोसोफर्स हैं जो डेटा को कलेक्ट करने के ऊपर बहुत जोर देते हैं, वो उन्होंने प्लूरल डेफिनेशन दी। ठीक है, तो देखो प्लूरल डेफिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब डेटा। अभी हम पहले इन्हीं की बात करते हैं, है ना। दूसरे वाले लोग क्या कहते हैं? एनालिसिस पे ज्यादा जोर देते हैं, ये कलेक्शन पे ज्यादा जोर देंगे। तो कलेक्शन में तो ठीक है, एनालिसिस पे आते हैं जरा। प्लूरल डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इनका कहना है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स लेके आओ। एग्रीगेट का मतलब है ग्रुप, अकेला डेटा काम का नहीं है, सिंगल डेटा काम का नहीं है। इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, नॉट इट कैन बी कंक्लूडेड। ना इसका किसी से कंपैरिजन हो सकता है, ना इससे हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसा डेटा किस काम का जो ना कंपेयर हो सके ना कंक्लूड हो सके। दूसरी बात, अगर हम ग्रुप में डेटा लाएंगे तो क्या कर पाएंगे? कंपेयर और कंक्लूड कर पाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ना, डेफिनेशन में एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए। जब बुक देखोगे तो डेफिनेशन मिलेगी, उसमें एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को एक ही ग्राउंड पे समझाना है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होंगे तभी हम कंपेयर और कंक्लूड कर पाएंगे, अकेला डेटा काम का नहीं होगा। इसलिए जब कलेक्शन करना है तो मल्टीपल डेटा कलेक्ट करके लाओ। जब कंक्लूड कर लोगे तो कंक्लूजन सिंगल डेटा में हो सकता है, जैसे परसेंटेज सिंगल डेटा है, एवरेज सिंगल डेटा है, तो वो चलेगा। कंक्लूजन सिंगल डेटा में चलेगा, पर जो जिस डेटा पे एनालिसिस होना चाहिए वो सिंगल नहीं हो सकता, उसको ग्रुप में लेके आओ। एग्रीगेट डेटा होगा तो ही कंपेयर और कंक्लूड कर पाएंगे, इस ग्राउंड पे समझाना है। अगली बात, जो भी डेटा होता है वो मल्टीपल फैक्टर्स से इंफ्लुएंस होता है। इस बात को ध्यान में रख के ही डेटा को कलेक्ट किया जाए। देखो पहली लाइन तो कांस्टेंट चलने दो, डेटा को कलेक्ट करना है तो जब कलेक्ट करने जो भी लोग जाएंगे उनके दिमाग में यह रहना चाहिए कि डेटा बहुत सारे फैक्टर्स से इंफ्लुएंस हो जाता है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से डेटा इंफ्लुएंस हो सकता है। ठीक है ना। अब एग्जांपल के लिए आप क्रॉप्स कितना कल्टीवेट हुई एक हेक्टेयर में या एक एकड़ में, कितनी क्रॉप्स कल्टीवेट हुई, पिछले साल का कंपैरिजन इस साल से करना है या और पिछले सालों से करना है, पिछले 10 साल का हम डेटा उठा के लाए, तो फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। किसी साल सूखा पड़ा होगा, किसी साल बाढ़ आई होगी, किसी साल अच्छी बारिश हुई है, किसी साल अच्छी बारिश नहीं हुई है। ये तो एक केवल मौसम हुआ। गवर्नमेंट ने कभी सब्सिडी दी है, कभी सब्सिडी नहीं दी है, कभी फर्टिलाइजर अवेलेबल हुए हैं, कभी नहीं हुए, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, ना जाने कितने फैक्टर्स होंगे जो उस डेटा पे इंपैक्ट डाल रहे होंगे। तो आपने जब पिछले 10 सालों के डेटा लिया है तो उनको कंसिडर करके डेटा कलेक्ट करो। तुम्हें इस पर दिमाग नहीं लगाना है अभी कि तुम इतने एक्सपर्ट नहीं हो कि तुम उसका कंक्लूजन बना लोगे, बट तुम ये बात तो समझो कि अगर हम कोई डेटा कलेक्ट करने जाएंगे तो हम सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। कोई डेटा, हर डेटा मल्टीपल फैक्टर्स से इंफ्लुएंस होता है। एक एग्जांपल मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक, 2 पॉइंट पढ़ लिए हमने। पहला, एग्रीगेट में डेटा इकट्ठा करो। दूसरा, हर डेटा मल्टीपल फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। ठीक है, डेफिनेशन के तीसरे पार्ट पे चलते हैं। जो भी डेटा हो उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए न्यूमेरिकली प्रेजेंट होने की। तो या तो डेटा ही क्वांटिटेटिव है, जैसे मैंने कहा कि कितने टन व्हीट प्रोड्यूस हुआ एक एकड़ लैंड पे, तो ये डेटा न्यूमेरिकल डेटा है। एग्जांपल के लिए 100 टन प्रोड्यूस हुआ, तो ठीक है, ये तो न्यूमेरिकल डेटा है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज का एनालिसिस कर रहे हो जहां न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, एग्जांपल के लिए इंटेलिजेंस, तो उससे आपको नंबर देना पड़ेंगे। रैंक 1, रैंक 2, 10 बच्चे हैं जिनका डेटा एनालिसिस करना है, उन 10 के इंटेलिजेंस को रैंक के बेसिस पे बाइफरकेट कर दो
ऑनेस्टी, रैंक, ये जो क्वालिटेटिव या एट्रीब्यूट्स या ट्रेट्स होते हैं किसी पर्सन के, जब उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है तो वो क्वालिटेटिव डेटा कहलाता है। और उस केस में हमें उसे असाइन करना पड़ता है कोई ना कोई नंबर, इक्विवेलेंट नंबर दे दो उसको उसके हिसाब से, उसके बाद एनालिसिस करो। बिना नंबर दिए एनालिसिस नहीं हो सकता उसका, उसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे क्वांटिटेटिव में, फिर एनालिसिस करेंगे। तो वही पुरानी बात थी, तीन बातें अभी तक हमने पढ़ी। डेटा कलेक्शन के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, दो तरह के लोग हैं पाए जाते हैं फिलोसोफर्स। कुछ लोग कहते हैं प्लूरल सेंस पर डिफाइन करेंगे हम इसको, ठीक है। प्लूरल सेंस का मतलब क्या है, वो कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा पे हमारा पूरा फोकस होगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा, पहला पॉइंट, एग्रीगेट में डेटा कलेक्ट करो। एग्रीगेट में डेटा कलेक्ट करने का मतलब, एग्रीगेट में डेटा कलेक्ट करने का मतलब है कि अकेला डेटा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मैं कंपेयर और कंक्लूड करना चाहता हूं कुछ, जैसे पिछले सालों से कंपैरिजन और कंक्लूजन, जिससे मैं कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकूं, कुछ इंटरप्रेट कर सकूं उस डेटा को, उसके लिए मुझे एग्रीगेट चाहिए, मुझे ग्रुप ऑफ डेटा चाहिए, ठीक है। ग्रुप ऑफ डेटा मिल जाएगा। इस बात को ध्यान रख के जाना, जब भी कलेक्शन करने जाओ ग्रुप ऑफ डेटा लेके आओ। जब भी कलेक्शन करने जाओ ये ध्यान रखो कि जो डेटा तुम कलेक्ट कर रहे हो वो बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, उस चीज को कंसिडर करना जब डेटा कलेक्ट करो। एग्जांपल दिया मैंने, लैंड और पॉलिटिकल सिनारियो, वेदर कंडीशंस एटसेट्रा। नंबर 3, प्लूरल डेफिनेशन में जो भी डेटा कलेक्ट करो उसे न्यूमेरिक टर्म्स में ही एक्सप्रेस करने की एबिलिटी होनी चाहिए। जब तक उसे न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, स्टैटिस्टिक्स उस पर कोई इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन नहीं दे सकता। तो उस डेटा में एबिलिटी होनी चाहिए। 3 पॉइंट हमने पढ़े, चौथे पॉइंट पे हम आ गए। स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी। रीजनेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी, देखो यहां नहीं लिखा एग्जैक्ट डेटा कलेक्ट करके लाओ, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी नहीं चाहिए, है ना, सही वर्ड है। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी नहीं चाहिए, रीजनेबल एक्यूरेसी चलेगी। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी का मतलब होता है जहां गलती की कोई गुंजाइश ही ना हो, और रीजनेबल का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत डेविएशन इज ओके, देयर इज नो इशू कि आप थोड़ा बहुत डेविएट कर रहे हो अपने डेटा कलेक्शन में, है ना। तो रीजनेबलनेस चाहिए, मतलब बिल्कुल वेग डेटा मत ले आओ, बेकार डेटा मत ले आओ, फेक डेटा मत ले आओ, वेग या फेक डेटा मत ले आओ, रीजनेबल एक्यूरेसी चाहिए। इसे मैं 2 वर्ड्स में समझाता हूं। एक होता है एन्यूमरेटेड डेटा। एग्जाम्पल के लिए, हमारी क्लास में कितने बच्चे हमें एग्जैक्ट नंबर्स में पता है, लेकिन एक टेलीविजन वाला ये बताता है कि इस बार गणपति उत्सव में या किसी पॉलिटिकल रैली में कितने लोग इकट्ठे हुए थे, क्या उसने हर व्यक्ति को गिना है, हर भीड़ को गिना है, कितने लोग वहां पे प्रेजेंट थे? नहीं, उसने एक टेंटेटिव लगाया, है ना। किसी मंदिर पे दर्शन करने के लिए कितने लोग आए थे इस पर्टिकुलर फेस्टिवल पे, एक टेंटेटिव फिगर होता है, रीजनेबल होता है, लेकिन आई होप मेरी बात समझ में, वो एस्टिमेशन बेसिस पे लगाया जाता है, और एग्जैक्ट डेटा एन्यूमरेशन बेसिस पे आता है। तो एन्यूमरेशन का मतलब है जो आप एक्चुअली काउंट करते हो, और एस्टिमेशन का मतलब है जब आप एंटिसिपेट करते हो क्वांटिटी को, नंबर्स को। तो उनका कहना है क्या एंटिसिपेशन वाला तरीका चलेगा स्टैटिस्टिक्स के लिए? यस, एंटिसिपेशन भी चलेगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एन्यूमरेट करके ही लाओ, एक्चुअली गिन के ही आओ डेटा को, नो इट इज नॉट नेसेसरी। आप एंटिसिपेट कर सकते हो, आप एस्टिमेट करके डेटा ले आओ, न्यूमेरिकल टर्म्स में होना चाहिए, एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब ग्रुप ऑफ डेटा होना चाहिए। तो अभी तक हमने 4 बातें पढ़ ली, ग्रुप ऑफ डेटा होना चाहिए, न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस होना चाहिए, एक्यूरेसी रीजनेबल नेचर की चलेगी, और एक पॉइंट रह गया, दूसरे नंबर का पॉइंट था, हाँ, डेटा जो होगा वो, दूसरा पॉइंट कौन सा था यार हमारा, मल्टीपल चीजों से अफेक्ट हो, ठीक है। तो 4 बातें हो गई। ये प्लूरल डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। जब भी डेटा कलेक्ट करने जाओ, यहीं से स्टेटमेंट शुरू होता है प्लूरल डेफिनेशन का। जब भी डेटा कलेक्ट करने जाओ, आपके पास प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए।
प्री डिटरमाइंड पर्पस इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड नेसेसरी। आपका गोल आपको पता होना चाहिए कि आप वो डेटा कलेक्ट क्यों कर रहे हो। अगर आपका गोल आपको नहीं पता है तो आप जो डेटा कलेक्ट करके लाओगे हो सकता है वो इररिलेवेंट हो जाए, वो बेकार हो जाए, हो सकता है वो पर्पस के लिए यूज ही नहीं हो। ठीक है, आगे जाके हम इसके ऊपर बहुत सारी बातें करने वाले। तो जो भी डेटा कलेक्ट करो, वट एवर डेटा यू हैव कलेक्टेड मस्ट बी विथ अ प्री प्लान्ड इंटेंशन। पहले दिमाग में इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे ये डेटा क्यों चाहिए, उसके बाद डेटा कलेक्ट करो। ये डेफिनेशन है, तभी आपका डेटा प्रॉपर होगा, अदरवाइज डेटा प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, सो जो भी डेटा कलेक्ट करने गया है वो बंदा अवेयर होना चाहिए कि इस डेटा को कलेक्ट करने का पर्पस क्या है। इसी की वजह से आप जो डेटा है वो सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट कर पाओगे और इसी से उस डेटा की यूजफुलनेस मेंटेन होगी। तो 3 फ्लो में बात करनी है। जो भी डेटा कलेक्ट करने जाए व्यक्ति, उसको पहले से पर्पस पता होना चाहिए। पर्पस पता होगा तो उसको सिस्टमेटिक तरीका वो अपने लिए डिराइव कर पाएगा डेटा को कलेक्ट करने का, और सिस्टमेटिक तरीका होगा तो ही वो डेटा यूजफुल बनेगा। ये सिस्टमेटिक तरीके के ऊपर अगला पॉइंट है। ये सिस्टमेटिक मैनर क्या होता है? डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपने कहा सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए। सिस्टमेटिक मैनर का क्या मतलब होता है? अगर हम प्लान करके डेटा को कलेक्ट करेंगे तो वो डेटा रिलायबल और एक्यूरेट होगा। तो सिस्टमेटिक मैनर मतलब एक ऐसा मैनर जिससे आप रिलायबल और एक्यूरेट डेटा कलेक्ट कर पाते हो। इस पॉइंट में एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी लाना है डेटा में, इसलिए हमें सिस्टमेटिक मैनर चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है, बैक टू बैक है। डेटा कलेक्ट होगा प्री डिटरमाइंड पर्पस से। अगर प्री डिटरमाइंड पर्पस से डेटा कलेक्ट होगा तो सिस्टमेटिक मैनर यूज कर पाओगे उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए। सिस्टमेटिक मैनर क्यों चाहिए? ताकि हम डेटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ढूंढ पाए कि डेटा एक्यूरेट भी है, रिलायबल भी है। एक्यूरेट का मतलब रीजनेबल एक्यूरेसी, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, एस्टिमेटेड एक्यूरेसी चलेगी, रीजनेबल एक्यूरेसी चलेगी, बट एक्यूरेसी होनी चाहिए। वेट डेटा या फेक डेटा नहीं होना चाहिए। ओके, सो फिर से अगेन कम ऑन, अभी तक हमने 6 पॉइंट पढ़ लिए। प्लूरल डेफिनेशन यही बड़ी है, वो सिंगुलर वाली तो बहुत ही इजी होने वाली है, उसकी तुमने प्रैक्टिस भी है क्योंकि वो प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। डेटा को कलेक्ट करने के बाद वो अप्लाई होती है। अभी हम डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं कि डेटा कलेक्ट कैसे करके लाएंगे। पहली चीज, जब भी डेटा कलेक्ट करने जाओ, स्टेटमेंट यहीं से शुरू होगा, जब भी डेटा कलेक्ट करने जाओ एग्रीगेट डेटा कलेक्ट करके लाओ। ये ध्यान रखो, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ये ध्यान रखो कि जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो बहुत सारे फैक्टर्स से इंफ्लुएंस होता है, मल्टीपल फैक्टर्स से इंफ्लुएंस हुआ होगा वो डेटा, इसको कंसिडर करके रखना। नंबर 3, जो भी डेटा आप कलेक्ट करके लाए हो उसमें उस डेटा को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होने की एबिलिटी होनी चाहिए। उस डेटा में न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होने की एबिलिटी होनी चाहिए। वो नंबर्स में एक्सप्रेस हो गया या वो होना चाहिए नंबर्स में एक्सप्रेस। क्वालिटेटिव डेटा लेके आए हो तो इक्विवेलेंट बेसिस पे करो उसे एक्सप्रेस। 3 बात होगी। चौथी, जो भी डेटा तुमने कलेक्ट किया है उसमें रीजनेबल एक्यूरेसी चाहिए मुझे। रीजनेबल एक्यूरेसी मतलब एस्टिमेटेड डेटा भी ला सकते हो, एन्यूमरेटेड डेटा तो चलेगा ही चलेगा, उसको मना नहीं कर रहे। एक्यूरेट ही लिया है सर, हम तो एग्जैक्ट लेके आए हैं, तो क्या वो काम का नहीं है? बिल्कुल काम का है। एस्टिमेटेड लाते तो भी काम का होता, क्योंकि एब्सोल्यूट एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, रीजनेबल एक्यूरेसी की जरूरत है। 5वां और 6वां जो पॉइंट है, 5th एंड 6th पॉइंट, वो दोनों तो रिलेटेड है। 5th पॉइंट क्या बोलता है? पहले से प्लानिंग करके जाओ। डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो तो पहले प्लान होना चाहिए कि आखिर वो डेटा क्यों कलेक्ट करना है। इस चीज की अवेयरनेस मेंटेन करोगे तो क्या होगा? सिस्टमेटिक तरीका ढूंढ पाओगे उस डेटा को कलेक्ट करने का। उससे क्या होगा? सिस्टमेटिक तरीके से डेटा कलेक्ट करोगे तो वो डेटा यूजफुल रहेगा जिस पर्पस के लिए तुमने उसे कलेक्ट किया है। एवरेज निकालने के लिए किया है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए किया है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, ये सब पहले से होना चाहिए, तब हम डेटा कलेक्ट करेंगे। एंड द लास्ट थिंग, जो अभी के लिए लास्ट थिंग, कि आप अगर सिस्टमेटिक मैनर फॉलो करोगे तो ही डेटा रिलायबल और एक्यूरेट
कलेक्ट कर पाओगे। मतलब आपके डेटा की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपने सिस्टमेटिक तरीके से उसको कलेक्ट किया या नहीं किया, राइट। ओके, इसके बाद 7th पॉइंट, सिस्टमेटिक सॉरी स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। इंटर रिलेशन की बात होने वाली है। जनरल मेटर क्या होता है हमारा, हम दो चीजों को रिलेट कब कर पाते हैं? रिलेट का मतलब कंपेयर भी होता है। हम पहले पॉइंट में पढ़ा कि डेटा ग्रुप में आएगा, अकेला डेटा काम का नहीं है। पिछले 10 साल का डेटा कलेक्ट करके लाए हो तो वो डेटा होमोजीनियस या आइडेंटिकल होना चाहिए। ये होमोजेनिटी और आइडेंटिकलनेस बता रही है कि डेटा रिलेटेड होना चाहिए। अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूं व्हीट प्रोडक्शन को, इस साल का व्हीट प्रोडक्शन एवरेज हुआ या नहीं, इस साल की रेनफॉल एवरेज हुई या नहीं, तो पिछले साल के व्हीट प्रोडक्शन को देखो। राइस प्रोडक्शन या कोई और फ्रूट प्रोडक्शन मत देखो। व्हीट से व्हीट को कंपेयर कर पाएंगे ना, फ्रूट्स को कैसे कंपेयर करेंगे? सो आइडेंटिकल गुड्स ही देखो पीछे भी, प्रोडक्शन अगर देखना है कंपेयर करने के लिए। इस पॉइंट को डेफिनेशन बना दी उन्होंने कहा कि ये भी डेफिनेशन का हिस्सा है। ये मान लो कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब हम डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो डेटा कलेक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए? वो डेटा कलेक्शन रिलेटेड होना चाहिए, रिलेशन मेंटेन होना चाहिए। और रिलेशन से क्या मिले, रिलेशन का मतलब क्या है, रिलेशन क्यों चाहिए? ताकि हम उन डेटा को कंपेयर कर सकें। और कंपेरेबल डेटा तब होते हैं जब वो होमोजीनियस या आइडेंटिकल होते हैं। इसको थोड़ा उल्टा पढ़ लोगे तो जब भी डेटा कलेक्ट करने जाओ, होमोजीनियस या आइडेंटिकल डेटा कलेक्ट करके लाओ ताकि वो कंपेयर हो सके। इसका मतलब इस साल के डेटा पिछले साल के डेटा उसके पिछले साल के डेटा में रिलेशन होना चाहिए। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। एवरेज हाइट निकालना चाहते हो किसी क्लास की, तो एक फर्स्ट क्लास का बच्चा लोगे, एक 12th क्लास का बच्चा लोगे, फिर तुम बोलोगे एवरेज हाइट निकालेंगे हम। ऐसे तो नहीं हो पाएगा। होमोजेनिटी, अगर बच्चे हैं तो वो अगर 5th क्लास के हैं तो सारे बच्चे 5th क्लास के या 4th क्लास के होने चाहिए, तब वो अपने होमोजेनिटी मेंटेन की, तब आप उस एज ग्रुप की एवरेज हाइट निकाल पाओगे, तभी वो सेंसिबल है। तो इस बात को ध्यान रखने के लिए बोल रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। तो हमने टोटल कितने ग्राउंड पे बात की? देखो यहां मैंने समरी बना ली उसकी। एग्रीगेट डेटा होना चाहिए, अकेला डेटा काम का नहीं है। एग्रीगेट होगा तभी हम कंपेयर और कंक्लूड कर पाएंगे डेटा पे। मल्टीपल फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जब भी आप डेटा कलेक्ट करने जाओगे इस बात को समझो कि उस डेटा को मल्टीपल फैक्टर्स ने इफेक्ट किया होगा। इसके पिछले साल जब ये डेटा हमने चेक किया था तब भी मल्टीपल फैक्टर्स थे, उसके पिछले साल तब भी मल्टीपल फैक्टर्स थे। किस फैक्टर ने कितना इफेक्ट किया है, इसको कंसिडर करते हुए डेटा कलेक्ट करो। अगला है डेटा रिलेशनल होगा। ये अभी हमने पढ़ा। रिलेशनल में 2 वर्ड्स यूज होंगे, होमोजीनियस और आइडेंटिकल डेटा को ही हम यूज करते हैं कंपैरिजन और कंक्लूजन के लिए। अगर होमोजेनिटी नहीं है या आइडेंटिकलनेस नहीं है डेटा में तो वो कंपैरेबल ही नहीं है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। जो भी डेटा तुम कंपेयर कर रहे हो वो कंपेयर तब हो पाएंगे जब वो नंबर्स में एक्सप्रेस हो पाएंगे। अगर क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट किया है तो पहले उसको इक्विवेलेंट बेसिस पे नंबर्स में कन्वर्ट करो, जैसे इंटेलिजेंस को रैंक पे कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। प्री डिटरमाइंड पर्पस। प्री डिटरमाइंड पर्पस का मतलब जब भी डेटा कलेक्ट करने जाओ पहले से पर्पस तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। इससे तुम सिस्टमेटिक मैनर में डेटा कलेक्ट करोगे जिससे वो यूजफुल होगा। सिस्टमेटिक मैनर, सिस्टमेटिक मैनर का क्या मतलब है? सिस्टमेटिक मैनर का मतलब यह है कि अगर तुम सिस्टमेटिक मैनर में डेटा कलेक्ट करने वाले हो तभी उसकी रीजन रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी तुम्हारे हाथ में आएगी, राइट। ये किन 2 वर्ड से जुड़ेगा? रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी। तो पता है वो तो 1-2 बार सुन लो मेरी बात पीछे जो मैंने बताई है। केवल इतने वर्ड्स, और इन वर्ड्स में क्या क्या आना चाहिए? एग्रीगेट होना चाहिए, सिंगल नहीं होना चाहिए, मल्टीपल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होगा, इसके साथ इन्फ्लुएंस वर्ड लिख दो। रिलेशनल डेटा होना चाहिए, होमोजीनियस और आइडेंटिकल के साथ मिला के सेंटेंस बना दो। एक्सप्रेस न्यूमेरिकली ही होना चाहिए, क्वालिटेटिव डेटा होगा तो उसको क्वांटिटेटिव बनाना पड़ेगा, राइट। प्री डिटरमाइंड पर्पस। जब भी कोई डेटा कलेक्ट करो प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए कलेक्ट करो।
अगर प्री डिटरमाइंड नहीं है तुम्हारा पर्पस तो तुम सिस्टमेटिक नहीं कर पाओगे, सिस्टमेटिक नहीं होगा तो सिस्टमेटिक मैनर यूज नहीं करोगे तो डेटा ही यूजफुल नहीं होगा। ये कनेक्ट कर दो। सिस्टमेटिक मैनर क्यों फॉलो करना चाहिए? ताकि डेटा रिलायबल हो और एक्यूरेट हो। सिस्टमेटिक मैनर का मतलब पता है? डेटा को एक सिस्टम से ही कलेक्ट करना चाहिए। कुछ रूल्स रेगुलेशन बना लो अपने लिए, उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही डेटा को कलेक्ट करो, ये हुआ सिस्टमेटिक मैनर। एंड रीजनेबल एक्यूरेसी, डेटा को एब्सोल्यूट एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है। अगर जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो एस्टिमेटेड बेसिस पे भी किया जा सकता है और उस एस्टिमेटेड डेटा पे भी एनालिसिस हो सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स उसको सपोर्ट करता है। स्टैटिस्टिक्स मना नहीं करता कि भाई आपको एग्जैक्ट एन्यूमरेटेड डेटा ही लाना पड़ेगा। एन्यूमरेटेड मतलब कोई भी डेटा है तो वो एक्चुअल काउंट करके या एक्चुअल वेरीफाई करके लाना पड़ेगा, नहीं, आप एस्टिमेट करके भी डेटा ला सकते हो। इन वर्ड्स के साथ इसको समझाया जा सकता है। पहला पार्ट खत्म हो गया। दूसरा तो तुम्हारे लिए मजे हैं क्योंकि तुमने मीन पढ़ लिया है। सिंगुलर डेफिनेशन क्या कहती है? वो कहती है जो डेटा कलेक्ट करके लाए हो ना, वहां से शुरू करो कहानी। वो तो केवल ये हमने जितने पॉइंट पढ़े वो सब किससे रिलेटेड थे? डेटा कैसे कलेक्ट करें। ये जो डेफिनेशन है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स ना सिर्फ इससे डील करता है कि डेटा कैसे कलेक्ट करें, बल्कि इससे भी डील करता है कि वो जो कलेक्टेड डेटा है उसको एनालाइज कैसे करें। एनालाइज करने के लिए क्या किया है? तो मीन सोच लो या मीडियन सोच लो, क्या किया था? सबसे पहले तो डेटा कलेक्ट होके आ गया हमारे पास, ठीक है, वो क्वेश्चन में हमें गिवन हो जाता है। उसको ऑर्गेनाइज किया था। फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है कि नॉन फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है, ऑर्गेनाइज किया था। कौन सा डेटा है? ऑर्गेनाइज प्रॉपर फॉर्म में किया, उसे क्लासिफाई किया, फिर उसे प्रेजेंट किया। जब तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है तो उसको तुमने प्रेजेंट कर दिया। कैसे प्रेजेंट कर दिया? टेबल में बनाया था ना। इंडिविजुअल डेटा था तो एक्स और एफ, और अगर ग्रुप डेटा था तो सीआई, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। ये इस तरीके से तुमने टेबल बना दी थी। अगर डेटा बहुत ही सिंपल होता है तो उसको टेक्स्ट में या चार्ट में भी प्रेजेंट किया जा सकता है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हमने टेबल ही यूज किए, बट प्रेजेंटेशन के और तरीके होते हैं डेटा को। टेक्स्ट प्रेजेंटेशन, जैसे मैं ये पढ़ा के समझा रहा हूं तुम्हें, ये सब टेक्स्ट प्रेजेंटेशन है। ऐसे प्रेजेंटेशन हो जाता है डेटा का, आराम से पढ़ लो उसको। चार्ट प्रेजेंटेशन वो भी देखे हुए हैं तुमने, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में तो खूब देखते हो ग्राफ और चार्ट, ग्राफ देखते हो चार्ट तो नहीं, ठीक। आगे एनालिसिस ऑफ डेटा। फिर क्या किया? डेटा कलेक्टेड था, कलेक्टेड डेटा को ऑर्गेनाइज किया, आइडेंटिफाई किया था तुमने। सिंगल डेटा है, ग्रुप डेटा है, ग्रुप में इंडिविजुअल डेटा है या क्लास इंटरवल वाला पीरियोडिक डेटा है। ये ऑर्गेनाइज हुआ, फिर टेबल बनाई, प्रेजेंटेशन हो गया। अब क्या करना है? अब एनालिसिस करना है। सिंपल, जैसे तुमने सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लगाया, ये एनालिसिस था मीन का। मीडियन के लिए एनालिसिस किया, पहले उसको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद सेंटर मोस्ट पोजीशन ढूंढी, उस पोजीशन पे जो वैल्यू है वो आंसर है। निकालने के तरीके अलग अलग थे, इंडिविजुअल में अलग था, ग्रुप में अलग था। ग्रुप में भी जो इंडिविजुअल नंबर का ग्रुप था वो अलग था और क्लास इंटरवल अलग केसेस थे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक। तो वो सब एनालिसिस तुमने कर रखे, वही फॉर्मूले लगाना और उससे आंसर निकालना, डिपेंड करना कि कौन से टाइप का डेटा है। लास्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इसको अभी तुमने नहीं पढ़ा है, बट ये समझ लो कि जब हम वो कंक्लूजन कर लेते हैं तो उसके बाद इंटरप्रिटेशन कितना आसान होता है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं। सपोज करो इस साल 11th की क्लास का रिजल्ट हमें एंटिसिपेट करना है, तो हम पिछले 5 सालों की क्लास का एवरेज निकाल के लेके आए, ठीक है। कितने मार्क्स बच्चों को आए, उसका एवरेज क्या था। इस साल हम एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं और एग्जाम कंडक्ट करके फिर से बच्चों के मार्क्स आएंगे, उसको हम एवरेज करते हैं। पिछले साल के एवरेज से इस एवरेज को अगर हम कंपेयर करें और हम ये पता करें कि यार इस साल के बच्चे तो ज्यादा होशियार हैं,
उनके एवरेज मार्क्स पिछले साल के एवरेज मार्क्स से ज्यादा है। ये इंटरप्रिटेशन हो गया कि ये ज्यादा समझदार है। तो जब हम डेटा को, अभी तो हम केवल आंसर निकाल रहे थे क्वेश्चन में, यहां तक स्टेज 4 तक हमने काम खत्म किया कि हमने एवरेज निकाल दिया। ऐसे कभी आप परसेंटेज निकालना सीख जाओगे, प्रोबेबिलिटी निकालना सीख जाओगे, कोरिलेशन निकालना सीख जाओगे, तो उससे कुछ कंक्लूजन बना पाओगे। ठीक है, जब भी मैं अभी आगे स्टैटिस्टिक्स में वो क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं इससे कनेक्ट करूंगा तुम्हें कि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन कैसे बनेगा। ठीक है, उसका अभी तुम्हें वैसे भी इंटरप्रिटेशन बनाते वही लोग बना पाते हैं जिनको थोड़ा फिर एक्सपीरियंस होता है। तो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, तुम्हारे अंदर जब स्किल डेवलप होगा तब तुम उससे एक कंक्लूजन और इंटरप्रिटेशन बना पाओगे। राइट, तो ये बात इसमें लिखी जा सकती है कि कंक्लूजन और इंटरप्रिटेशन बनाने के लिए थिंकिंग, स्किल और एक्सपीरियंस के कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई। ओके, आगे चलते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल, सैंपलिंग और सेंसस टेक्निक फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। ये तुम्हारी बुक में ये टर्म यूज हो अगर तो ये सिर्फ मैंने मीनिंग लिख रखा है। स्टैटिस्टिकल टूल कलेक्शन से रिलेटेड है, मतलब ये प्लूरल वाली डेफिनेशन का हिस्सा है, प्लूरल वाली। ये वर्ड यूज होंगे। सेंसस, सेंसस लेने का मतलब होता है डेटा कलेक्ट करना। सैंपलिंग ये एक टेक्निक है। सेंसस और सैंपलिंग क्या है? टेक्निक है। टेक्निक जो वो सिस्टमेटिक मैनर में आ सकती है। अगर तुम्हें 1 लाख लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस पता करने हैं, सपोज उनको चाय अच्छी लगती है या कॉफी, क्या तुम 1 लाख लोगों से पूछने जाओगे? तुम ये देखोगे 1 लाख लोग कहां रहते हैं, एक ही सिटी में रहते हैं, अलग अलग सिटी में रहते हैं। वो 1 लाख लोग किस एज ग्रुप के हैं, उसमें बच्चे कितने हैं, यंग एज के कितने हैं, ओल्ड कितने हैं, फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, वो किस तरह की जॉब करते हैं, उस हिसाब से उनको कैटेगराइज करके उसमें से कुछ लोगों को चुनोगे। मतलब तुम सैंपल निकालोगे, है ना। किसी को टेस्ट करना होता है कि यार उसको कोई बीमारी है तो उसके ब्लड टेस्ट होते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो पूरी बॉडी का पूरा ब्लड निकाल के सारा ब्लड थोड़ी टेस्ट हो जाता है। थोड़ा सा ब्लड निकालोगे सैंपल, उस सैंपल पर टेस्ट करके मान लोगे कि हाँ बॉडी में भी जो ब्लड है उसमें यही प्रॉब्लम्स हैं जो इस ब्लड में दिख रही हैं, मतलब इसको इस तरह की बीमारी हो सकती है, इन्फेक्शन हो, मलेरिया हो, सबके लिए ब्लड टेस्ट होता है ना। तो इतना सा ही ब्लड निकालते हैं, उसको बोलते हैं सैंपल निकालना। वो भी डेटा है, उस पर एनालिसिस किया, इंटरप्रिटेशन किया और उस इंटरप्रिटेशन को अप्लाई कर दिया पूरी बॉडी पे। ये स्टैटिस्टिक्स का ही एग्जांपल है। राइट, सो स्टैटिस्टिकल टूल मतलब वही सैंपलिंग और सेंसस टेक्निक। इसको हम डिटेल में कभी जब सिलेबस में आएगा तुम्हें तब पढ़ेंगे, इस साल ही नहीं है, इसलिए ज्यादा लोड मत लो, बट हाँ आगे कभी पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक टेक्निक है जिसमें जो कलेक्शन में काम आती है कि हम पूरी पॉपुलेशन कलेक्ट नहीं करेंगे, हर व्यक्ति को से डेटा नहीं लाएंगे, बल्कि थोड़ा सा डेटा निकाल के लाएंगे और उसे एनालाइज करके पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देंगे। प्लूरल और सिंगुलर पूरा हमने पढ़ा। इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस चल रहा था? प्लूरल सेंस कहता था डेटा कलेक्ट करके लाओ, वो कहता था न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको तुम कलेक्ट करके लाओगे, डिस्क्रिप्टिव नेचर का होना चाहिए, डेटा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, इंफॉर्मेशन रॉ स्टेट में रहेगी जो भी डेटा है उसकी, और स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्वांटिटेटिव नेचर में ही काम करता है। मतलब कि अगर आप क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन लाओ तो उसको कन्वर्ट करो क्वांटिटेटिव में। अगली इंपॉर्टेंट बात, सिंगुलर सेंस क्या कहता है? सिंगुलर सेंस कहता है स्टैटिस्टिक्स तो मेथड और टूल्स का नाम है। ये कह रहा था इंफॉर्मेशन, ये कहता है स्टैटिस्टिक्स एक इंफॉर्मेशन है, वो डेटा जो तुम कलेक्ट करके लाए हो वो है स्टैटिस्टिक्स। और सिंगुलर सेंस वाले लोग कहते हैं नहीं, मेथड्स और टूल है। सच क्या है सर? दोनों है। डेटा कलेक्ट करना भी स्टैटिस्टिक्स है और डेटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करना विद वेरियस मेथड्स एंड टूल वो भी स्टैटिस्टिक्स है। इसलिए ये दोनों सेंस काम के हैं, पर दोनों सेंस के लोग में डिफरेंस क्या है समझाने में, वो यहां पे लिखा है। ठीक है, जैसे ये कह रहा था डिस्क्रिप्टिव नेचर का डेटा होता है, हम कहते हैं हम तो इसको एनालिसिस करेंगे,
डिस्क्रिप्टिव नेचर है, मतलब वो कहता है कि इसको प्रॉपरली डिस्क्राइब कर दो बस हो गया काम। वो ये कहता है नहीं नहीं, एनालिसिस करोगे तब बनेगा स्टैटिस्टिक्स। तो दोनों ठीक है। आगे इंफॉर्मेशन रॉ स्टेट में रखता है, मतलब ये बस डेटा इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है और लिख देता है, और ये लोग उसको उस रॉ डेटा को प्रोसेस करते हैं। जैसे मीन निकाला हमने, उसको प्रोसेस करके सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमने क्या की थी, प्रोसेसिंग लगाई उस पर, राइट। स्टैटिस्टिक्स इज क्वांटिटेटिव, और ये कहता है क्वांटिटेटिव तो ठीक है, नंबर लिखने से कुछ नहीं होता, ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। ये कहता है ऑपरेशनल टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए। सो बेसिकली ये डेफिनेशन या मीनिंग कह सकते हो स्टैटिस्टिक्स का, और पूरा मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे पूरा सिलेबस इस मीनिंग के आसपास ही घूमता है। मीन मीडियन मोड भी इसी मीनिंग में छुपा था, वो कहता है स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस है। और अभी आगे के जो 4-5 चैप्टर है जहां पे डेटा हम कलेक्ट करेंगे प्राइमरी सोर्स से, सेकेंडरी सोर्स से, जिन्होंने स्कूल में अगर पढ़ भी लिया होगा तो वो सारे जो टॉपिक हैं वो प्लूरल डेफिनेशन को बिलोंग करते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आई थी, और अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मिलते हैं अगले टॉपिक पे।